देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां कोई भी अपनी आंखों की पलकें नहीं झपकाता। अगर किसी भी इंसान ने इस गांव में घुसकर अपनी पलकें झपकाएं तो उसका मरना तय है, क्योंकि इस गांव में इंसानों के साथ साथ कुछ अतृप्त आत्माएं भी रहती हैं जो रात के वक्त इंसानों की तरह ही बर्ताव करती हैं। क्योंकि दोस्तों, ये सब मैंने तब जाना जब मैं गलती से एक आदमी के साथ उस गांव में घुस गया, और फिर आगे जो मेरे साथ हुआ वो सुनकर शायद आप भी राजस्थान के इस गांव में जाने से 10 बार सोचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेरी इस पूरी खौफनाक सच्ची घटना को और भी डरावने लफ्ज़ों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीतंबर है और मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस राजस्थान जैसे राज्य में एक ऐसा भी गांव है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंसानों की मौत लिखी जाती है। और तो और मैं इस बात से भी अनजान था कि ये गांव आखिर राजस्थान में है किस जगह पर। खैर दोस्तों, वक्त का तो किसी को भी नहीं मालूम होता कि कब किसके साथ क्या घटित हो जाए और वो कब किस मुसीबत में फंस जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत कब इंसान का साथ छोड़ दे इसका कोई भी अता पता नहीं होता। ऐसा एक बार मेरे साथ भी हुआ था जब ये खौफनाक घटना मेरे साथ घटी थी। दरअसल मैंने 22 जून की सुबह बैराजगढ़ के लिए अपने यहाँ से बस पकड़ी थी। मैं अपने किसी काम के चलते बैराजगढ़ जा रहा था, लेकिन मुझे बैराजगढ़ पहुँचने के लिए उससे पहले एक और बस डिपो पर उतरना था, जहां से बस सीधे बैराजगढ़ के लिए ही जाती थी। वो क्या है कि मेरे यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं थी, जिस वजह से मुझे बीच में से दूसरी बस पकड़नी थी। खैर मैं अपने यहाँ से तो टाइम पर निकल गया था, और जब बस पंपोसपुर पहुँची तो वो बस का आखिरी बस स्टैंड था, यानी कि मुझे यहीं से ही बैराजगढ़ के लिए बस पकड़नी थी। जब मैं पंपोसपुर उतरा तो रात के यहीं कोई 8:15 बज रहे थे, और जब मैंने बस ड्राइवर से बात की तो बस को निकलने में अभी यहीं कोई पौन घंटा बाकी था। पूरे दिन के सफ़र के कारण मैं काफ़ी थक भी गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ खा पी लिया जाए। तो मैं पास के एक दुकान पर जाकर थोड़ा कुछ खा पी लिया और जाकर बस में बैठ गया। जब मैं बस में बैठा तो अभी भी बस में आधे से ज़्यादा सीट खाली थे, और जब बस का समय पूरा हुआ तो बस ने भी चलने की दस्तक दे दी। पर अच्छी बात तो ये थी कि बस ने अब अपना स्टैंड छोड़ दिया था और अब हम मेन हाईवे पर थे। सुबह के 4 बजे बस मुझे बैराजगढ़ उतार देती और वक्त अभी 10:30 का हो रहा था। रात के अंधेरे को चीरते हुए बस आगे की तरफ बढ़ रही थी। फिर इसी बीच मेरी नज़र मुसाफिरों पर गई जो एक गहरी खामोशी के साथ सो रहे थे, तो मुझे भी उबासियां आने लगी, जिस वजह से मैं भी नींद के आगोश में डूब गया। फिर मेरी आंख तब खुली जब बस ने ब्रेक लिया। तभी मैंने बाहर का नज़ारा देखा तो चारों तरफ लोगों की चहल पहल थी। अभी मैं बाहर का नज़ारा ही निहार रहा था कि इसी बीच कंडक्टर ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, ढाबा आ गया है, सिर्फ 20 मिनट तक गाड़ी रुकेगी। तभी मैं समझ गया कि गाड़ी एक ढाबे पर रुकी है। मैं भी बस से उतर कर टहलने लगा और टॉयलेट वगैरह करने चला गया। अभी मैं टॉयलेट करके वापस ही लौट रहा था कि इसी बीच मेरे पेट में ज़ोर का दर्द उठा। वो दर्द इतना ज़ोर का था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लिहाजा मैं अपना पेट पकड़े वहीं पर कुछ देर के लिए बैठ गया। मुझे लगा कि कुछ ही देर में मुझे आराम हो जाएगा, मगर मेरी पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही मुझे क्या हो गया जो इतनी ज़ोर का दर्द होने लगा था। अभी मैं पेट पकड़े बैठा ही था कि इसी बीच वहीं पर एक सफाई कर्मचारी की नज़र मुझ पर पड़ गई। वो मुझे देखते ही भाप गया था कि ज़रूर मुझे कोई तकलीफ़ है। लिहाजा वो जल्दी से मेरे पास आया और मुझे सहारा देते उठाकर टॉयलेट के पास पड़ी कुर्सी पर बिठा दिया। उसने मेरा हाल पूछते हुए कहा, क्या हुआ भाई साहब, कोई दिक्कत तकलीफ़ है क्या? जिस पर मैंने उसे सारी बात बताई। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो यहीं पास के गांव में एक हकीम जी रहते हैं, तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर वहां से दवाई ले सकते हो। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो आदमी वाकई में मेरी मदद करना चाहता हो, लेकिन मैं चाहता भी तो कैसे, क्योंकि मेरी बस भी तो अब निकलने वाली थी। अभी मैंने उस आदमी को धन्यवाद देते हुए कहा, अरे नहीं, वो मेरी बस निकलने वाली है, बस मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ये कहते हुए मैं अपनी बस की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि बस तो वहाँ से चल पड़ी है। इससे पहले मैं बस तक पहुँचता कि बस ने रफ्तार पकड़ ली और बस वहाँ से 9-2-11 हो गई। मैं वहीं पर दर्द से छटपटाता चिल्लाता रह गया, पर बस नहीं रुकी।
खैर जब बस नहीं रुकी तो मैं फिर से उसी आदमी के पास गया और उसे सारी बात बताई। पर सबसे हैरान की बात तो ये थी कि मेरे दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने उस आदमी के साथ हकीम जी के पास जाना ठीक समझा, क्योंकि अब बस तो जा ही चुकी थी तो मैं ढाबे पर पड़ा क्या करता। इससे अच्छा है कि मैं दवा ही ले लेता हूँ। यही सोचकर मैं उस आदमी के साथ पास के गांव की ओर निकल पड़ा। हम पैदल ही पैदल उस वीरान कच्ची सड़क पर चल रहे थे। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। सन्नाटा इस कदर था कि हमें अपने कदमों की आहट तक सुनाई दे रही थी। मुझे तो थोड़ा बहुत डर जरूर लग रहा था, मगर वो जो आदमी मेरे साथ में था वो बिंदास बिना किसी झिझक के आगे आगे बढ़े चले जा रहा था। फिर तकरीबन आधे घंटे तक पैदल चलने के बाद हम उस गांव के पास बने एक तालाब के पास पहुंचे। और जैसे उस तालाब के पास पहुंचे कि तभी मैंने देखा कि उस आदमी की आंखें फैली हुई है, यानी कि अब वो आदमी पलके नहीं झपका रहा था। ये मेरे लिए एक बड़ी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि ऐसा मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था कि कोई इंसान पलके ना झपकाए। इससे पहले हम तालाब से आगे बढ़ते कि तभी उस आदमी ने धीरे स्वर में कहा, देखो गांव के अंदर घुसने से पहले अपनी पलकें नहीं झपकानी है, क्योंकि इस गांव में शाम होने के बाद कोई भी पलकें नहीं झपकाता। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी मौत हो जाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम सही सलामत रहो तो अपनी पलकें मत झपकाना। दोस्तों ये सब सुनते मेरी हवा निकल गई, क्योंकि कोई भी इंसान भला बिना पलके झपकाए कैसे रह सकता है। इससे पहले मैं उस आदमी से कुछ कहता कि उसने चलने के लिए कहा। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उस आदमी के साथ जाने की, क्योंकि मुझे डर था कि यह आदमी मेरे साथ कुछ कर ना दे। तभी उस आदमी ने कहा, डरो मत, मैं जैसा करता हूँ वैसा करो, कुछ नहीं होगा और सुबह होते ही सब नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों उस वक्त मैं अपना दर्द भूल गया था और उस आदमी के साथ डरते हुए गांव के अंदर दाखिल हो गया। पर मुझे शांति तब मिली जब हम हकीम जी की दुकान पर पहुंचे। उस वक्त हकीम जी सो रहे थे, पर उस आदमी ने जैसे तैसे करके हकीम जी को उठाया और मुझे दवा दी। वैसे डर के मारे मेरी आधी बीमारी तो उसी वक्त कट गई थी, लेकिन अब आगे क्या होने वाला था ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। तभी मैंने हकीम जी की ओर ध्यान से देखा तो हकीम जी की भी आंखें फैली हुई थी, जिस वजह से मुझे वहाँ पर सब कुछ अजीब लग रहा था। तभी वो आदमी मुझे अपने घर ले आया और रात भर यहीं पर रुकने के लिए कहा। पर मैं उस वक्त बेचैन था इस बात को लेकर कि गांव में कोई भी पलके क्यों नहीं झपकाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते यहाँ पर लोगों की मौत हो जाती है। तभी उस आदमी ने कहा कि जब तुम सो जाओ तो आंखें बंद ही रखना और अगर खुल जाएं तो पलके मत झपकाना। अब उस आदमी की बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछ ही लिया, पर ऐसा क्यों है कि पलके नहीं झपका सकते? कोई दिक्कत है क्या इस गांव में? इस पर उस आदमी ने उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन जब सुबह हुई और गांव के लोगों की चहलकदमी शुरू हुई तो मैंने उस आदमी से पूछ ही लिया, अच्छा आप बताओ क्यों नहीं झपकाते लोग पलके इस गाँव में? दोस्तों मेरे लाख जिद करने के बाद उस आदमी ने जो बताया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल उस आदमी ने बताया कि सन 1983 ये वो दौर था जब गांव के दूर दराज तक जंगली जंगल फैला हुआ था। लाइट जैसी सुविधा भी बहुत कम थी, जिस वजह से अंधेरा अपनी चरम पर रहता था और इस अंधेरे में काली ताकतें अपने शिकार के लिए बाहर आ जाती थी। पर इन सभी काली ताकतों को काबू में करने वाली एक महिला इस गांव में मौजूद थी, जिसका नाम कंचन था। अपनी विद्या से निपुण किसी भी ताकत को अपने वश में करने की पूरी हिम्मत रखती थी। मगर एक रात उसे सपना आया कि गांव से दूर जो कदम का पेड़ है उसके नीचे एक कलश दबा है जिसमें ढेर सारी माया भरी हुई है, लेकिन उस माया को पाने के लिए उसे एक जवान बच्चे की बलि देनी होगी, वो भी खुली आंखों के साथ, तभी वो माया हासिल कर सकती है। कंचन के मन में अब लालच का दिया जल चुका था, पर अब उसे एक बच्चा चाहिए था जिसकी वो बलि दे सके। बहुत सोच विचार करने के बाद कंचन का ध्यान गांव में आए एक नटके बच्चे पर गया जो 9 साल का था। शनिवार की रात कंचन ने उस बच्चे को अपनी तंत्र विद्या से वश में कर लिया और ठीक आधी रात को उस कदम के पेड़ के पास ले गई और उसकी बलि दे दी। कंचन को वो कलश तो मिल गया, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि ये काली माया उसके लिए अभिशाप बन जाएगी। ठीक 13वें दिन जब कंचन देर रात सो रही थी कि तभी उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, पर जब वो उठी तो वहाँ पर कोई नहीं था।
पर वो आवाज़ लगातार आ रही थी, जिस वजह से कंचन उस आवाज़ के पीछे पीछे चल पड़ी, ये देखने के लिए कि आखिर कौन है जो इतनी रात गए मुझे पुकार रहा है। कंचन उस अंधेरी रात में उसी कदम के पेड़ के पास पहुंच गई और जब उसने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ उसी जगह से आ रही थी जहां पर वो माया का कलश गड़ा हुआ था। इससे पहले कंचन कुछ करती कि तभी ज़मीन के अंदर से एक हाथ निकला और कंचन की गर्दन मरोड़ दी और तभी से इस गांव में किसी न किसी की लाश यहाँ पर मिलने लगी। जब गांव वाले परेशान हो गए तो उन्होंने दूर के एक तांत्रिक से पूछा तो उस तांत्रिक ने सारी बात गांव वालों को बताई और ये भी कहा कि रात के 11:30 बजे के बाद अगर कोई भी इंसान अपनी पलकें झपकाएगा तो वो मारा जा सकता है, क्योंकि कंचन तांत्रिक ने जब उस बच्चे को वश में किया था तो उस वक्त उसकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थी और वो अपने होश में नहीं था। खासकर शनिवार की रात सभी लोग अपनी पलकें ना झपकाएं, क्योंकि उस बच्चे की मौत शनिवार के दिन काली माया की वजह से हुई थी, जिस वजह से वो नट का बच्चा एक मसान बन चुका है। और फिर उसी के बाद से गांव में एक दहशत फैल गई और उसके बाद से लोगों ने शनिवार तो क्या किसी भी दिन डर की वजह से पलकें झपकाना बंद कर दिया। और यही वजह है कि देर रात इस गांव में कोई भी पलकें नहीं झपकाता, पर सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, इस गांव की जो कहानी मैंने सुनी वो बड़ी ही दिलचस्प और डरावनी थी, क्योंकि इस कहानी में एक मासूम बच्चे को बेवजह अपनी जान से जाना पड़ा और उसकी आत्मा आज भी एक विकराल रूप धारण किए गांव में भटक रही है। खैर, मैं वहां से अपना झोला डंडा लिए मेन सड़क की तरफ निकल गया और फिर उसके बाद से मेरा उस गांव की तरफ जाना नहीं हुआ। पर जो भी था, उस रात की वो यादें आज भी मुझे पूरी तरह से हर एक बात को याद दिलाती हैं कि मैं किस तरह से उस गांव में गया और किस तरह से मैंने वो पल बिताए जो दहशत से भरे हुए थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।